हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम 16 मार्च सेकंड शिफ्ट को जो जेईई मेन का एग्जाम हुआ है उसमें से जो टॉप 5 डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं केमिस्ट्री सेक्शन के वो डिस्कस करेंगे। अगेन एज आई हैव टोल्ड इन प्रीवियस वीडियो, ये क्वेश्चंस बेसिकली स्टूडेंट के फीडबैक पे बेस्ड हैं कि स्टूडेंट्स ने क्या बताया, उन्हें कौन से क्वेश्चंस करने में डिफिकल्टी हुई सबसे ज्यादा, तो वही वाले क्वेश्चन हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। So let's start with the first question, and question ID is on the top of like each page, just in case you want to look at them, look at their answers. Okay. So the thing is, first question क्या है? Fex2 and Fey3 are known when x and y are. तो basically simple सा question ये है कि अगर बिल्कुल सिंपल टर्म्स में देखें कि कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है। हेलोजन कंपाउंड की बात हो रही है आयरन के। तो अगर इसे वैसे देखना चाहेंगे तो प्रॉपर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू विल बी एबल टू रिलेट कि एनसीईआरटी में पी ब्लॉक बोल रहा हूँ, डीएफ ब्लॉक में एक टेबल दिया गया है कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के कौन कौन से एलिमेंट्स, कौन कौन से हैलाइड्स बनाते हैं। तो उस तरीके से प्रॉपर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो आंसर अगर मेमोरी के बेस पे देखेंगे तो बड़ा सिंपल सा है। सो आंसर इज कि अगर Fex2 की बात कर रहे हैं, Fex2 की बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हर हेलोजन Fex2 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर पाता है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं Fex3, ये वाले हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स की बात करें तो एक्सेप्ट आयोडीन नहीं कर पाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन ट्राई हैलाइड्स बना पाते हैं आयरन के साथ। अब एक बात तो हो गई कि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है एनसीईआरटी की टेबल से, मैंने वो टेबल भी यहीं पे स्निप की है। इस टेबल के बेसिस पे आप बड़े सीधे सीधे आंसर दे सकते हैं कि यहाँ पे एक कोड है जहाँ पे लिखा है x1, और x1 का मतलब है, नीचे उन्होंने एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन कर रखा है कि x1 का मतलब है फ्लोरीन से लेकर ब्रोमीन तक, यानी एक्सेप्ट आयोडीन जो भी हेलोजेंस है उनको उन्होंने x1 नाम से कोड दिया है। तो ये कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। तब इनऑर्गेनिक में ये तो है ही कि कौन सी चीज एग्जिस्ट करती है, कौन सी चीज नहीं एग्जिस्ट करती। यस, दैट इज एक्सपेरिमेंटल। उसको एक्सप्लेन आप किस लॉजिक से करते हो वो वेरी करता है। तो हो सकता है कहीं आपको लैटिस एनर्जी वगैरह ऐसा कुछ लगे कि शायद आयोडीन का साइज बहुत ज्यादा होता है, मे बी वो लैटिस एनर्जी कुछ ज्यादा अच्छा उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा, कुछ इतनी अच्छी लैटिस एनर्जी नहीं है। हाउएवर जो बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है इस चीज का वो ये है कि अगर हम Fe+3 और I- को लें तो बेसिकली I- खुद को ऑक्सीडाइज कर लेता है I2 में और Fe+3 को रिड्यूस कर देता है Fe+2। सो द आइडिया इज कि I- कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट विद फेरिक आयन। तो ये बेसिक आइडिया है जिसकी वजह से Fe(I3) एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जिस्ट करता भी है तो बहुत अनस्टेबल होता है, बहुत जल्दी Fe(I2) में कन्वर्ट हो जाता है आयोडीन को रिलीज करके। और ये चीज को वेरीफाई करने के लिए हमारे पास बेसिकली ऐसा मान सकते हो कि ये स्टैंडर्ड जो E0 वैल्यू है रिडक्शन की वो दी गई है। तो इसमें अगर आप देखोगे ये रिएक्शन जो मैंने ऊपर लिखी है वो अचीव करने के लिए बेसिकली यू विल से कि ये रिएक्शन प्लस 2I- गिविंग टू Fe+2 एंड I2, ठीक है, ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन की E0 वैल्यू अगर हम देखेंगे तो 0.77 है, और क्योंकि सेकंड वाली रिएक्शन को मैंने अपोजिट कर दिया उसका E0 भी अपोजिट हो जाएगा, 0.54 है विद अ नेगेटिव साइन। नेट अगर देखेंगे तो एक E0 आएगा जो कि पॉजिटिव E0 है विद 0.23 वोल्ट की वैल्यू के साथ एक पॉजिटिव E0 आ रहा है, यानी कि ये रिएक्शन फिजिबल है। बाय सेम लॉजिक यू विल फाइंड कि ये रिएक्शन इन केस ऑफ Br-, इन केस ऑफ Cl- फिजिबल नहीं है। तो वहां पे हम बोल पाएंगे कि वो वाले हेलोजन ट्राई हैलाइड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाएंगे आयरन के साथ, बट नॉट आयोडीन। एनसीईआरटी में वैसे अगर मेमोरी बेस्ड नहीं होता तो इसको लॉजिक से एक्सप्लेन कर पाना तो शायद मुश्किल ही था, क्योंकि ये इन्होंने फिर भी बताया विद Copper+2 दे हैव गिवन दिस रिएक्शन। both these things are from NCERT only. With Copper+2 they have given this reaction कि Copper+2 I- के साथ रिएक्ट करके Copper+1 में चला जाता है, लेकिन Iron+3 के लिए ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। सो इफ इट वाज ओनली फ्रॉम NCERT इट वाज मेमोरी बेस्ड। अगर थोड़ा सा और लॉजिक से जाएंगे तो इट कुड बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ
E naught value. So answer would be which option was it? It was option number 4. ये वाला option है. Okay. So a direct question from the table of NCERT basically इतना ही बोल सकते हैं. इस question पे चलते हैं. Ammonolysis of alkyl halide followed by treatment with NaOH solution can be used to obtain amines. ठीक है, स्टैंडर्ड प्रोसेस है अमीन्स को ऑब्टेन करने का. आप इस पे अमोनिया से रिएक्शन कराइए. रिएक्शन कराने के बाद यू विल ऑब्जर्व कि यहाँ पे हमारे पास हेलोजन तो चला जाता है X-, लेकिन अगर ये देखोगे तो ये RNH3+ बेसिकली एक सॉल्ट के फॉर्म में हमें प्रोडक्ट मिलता है. और फिर फर्दर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं NaOH से, तब जाके हमें यहाँ से NaOH एज अ बेस यहाँ से H+ एक्सट्रैक्ट कर लेता है. वी गेट अमीन. बेसिक आइडिया ये है. अब इसमें अगर वैसे देखें कि NaOH का यूज क्या है, आइडियली आंसर कुड हैव बीन कि सॉल्ट को बेसिकली अमीन में कन्वर्ट करने का उसका यूज है, लेकिन ऐसा कुछ तो दिया नहीं गया है. यहाँ पे ऑप्शन देखोगे तो टू इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड. एल्काइल हैलाइड से तो कोई रिएक्शन है ही नहीं उसकी. टू रिमूव बेसिक इंप्योरिटीज, खुद बेस है और बेस की इंप्योरिटीज रिमूव करे, बेसिक इंप्योरिटीज रिमूव करे, डजंट मेक मच सेंस. टू रिमूव एसिडिक इंप्योरिटीज, उनसे रिएक्ट करेगा, मे बी उनको इनसॉल्युबल फॉर्म में या मे बी उन्हें इनसॉल्युबल करके सॉल्यूशन से अलग कर देगा. एक बार तो बोला जा सकता है. एंड लास्ट थिंग, टू एक्टिवेट NH3 यूज्ड इन द रिएक्शन. अगेन NH3 के साथ डायरेक्ट कोई रोल नहीं है NaOH का. सो जो आइडियली हम आंसर या हम ऑप्शन जो एक्सपेक्ट करेंगे वो तो यहाँ पे नहीं दिया गया है. बेस्ड ऑन द जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट वुड बी टू रिमूव द एसिडिक इंप्योरिटीज. तो एसिडिक इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए वी कैन यूज NaOH. और वैसे देखेंगे तो सॉल्ट को बेसिकली अमीन के फॉर्म में लाने के लिए वी यूज NaOH. सो आंसर वुड बी ऑप्शन 3. और आगे चलते हैं. ये क्वेश्चन अगर स्टूडेंट्स ने मेंशन किया है तो लॉजिक में समझ पा रहा हूं. अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, हाईली रिकमेंडेड, यू कैन सिंपली लीव इट. और वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, बड़ी सिंपल सी चीज देख के बिना पूरा क्वेश्चन पढ़े भी बहुत सिंपल है ये देखना कि ये जो k की वैल्यू दी गई है वो लेस देन 10⁻³ है. पहली बात तो k कम दिया गया है, लेकिन इतना भी कम नहीं दिया गया कि 10⁻³ से कम हो. तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी एक अप्रोक्सीमेशन होती है 1 - अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1. एसिड का पीएच निकालने के लिए, बेस का पीएच निकालने के लिए अप्रोक्सीमेशन हम यूज करते हैं ना, लेकिन ये यूज कब कर पाते हैं, व्हेन k इज लेस देन 10⁻³ और यहाँ पे जो k1 दिया गया है वो ऐसी रेंज में आ गया है कि ये वाली अप्रोक्सीमेशन हम यूज नहीं कर पाएंगे, विच मीन वी विल हैव टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक, विच आई वोंट रिकमेंड एट ऑल डूइंग इन दिस एग्जाम, जहां पे आपको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और उससे भी ज्यादा आपके पास ऑप्शन है कि आप इसकी जगह कोई और इंटीजर अटेम्प्ट कर सकते हो. अगर ये तो ऑप्शन ना भी होता तो भी मैं यही बोलता कि ये तो अटेम्प्ट मत करके आओ. प्रोसेस फिर भी बता देता हूँ किस तरीके से करना चाहिए. तो हमारे पास H2SO3 है, सल्फ्यूरस एसिड की बात हो रही है. H+ और HSO3- बाइसल्फाइटाइन में जाएगा. K इसका दिया गया है, K1 वैल्यू अगर मैं फिर से देखूं 1.7 10⁻². तो पहले जो K की वैल्यू है 1.7 10⁻². आगे चलते हैं. बाइसल्फाइटाइन रिएक्ट करेगा, H+ रिलीज करेगा थोड़ा बहुत, ऑल्दो समझ आ रहा होगा बहुत कम रिलीज कर पाएगा क्योंकि K2 की जो वैल्यू है 6.4 10⁻8, 6.4 × 10⁻8 बहुत कम वैल्यू है. तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ये एक्सपेक्ट करना कि H+ यहाँ से आएगा बहुत कम हो पाएगा. ऐसा अगर जनरल तरीके से सॉल्व करें, मान लो ये C है, C में से C अल्फा चला गया, ये C अल्फा बना, ये भी C अल्फा बना. आगे चलते हैं, ये C अल्फा है, C अल्फा में से कुछ और चीज मान लेते हैं, लेट्स अज्यूम इट इज Y. तो C अल्फा में से Y रिएक्ट हो गया, ये Y बन गया और पहले से C अल्फा था, तो टोटल हमारे पास Y + C अल्फा हो गया और ये Y रह जाएगा. तो सल्फाइड आयन जो है वो लगभग Y के बराबर है, ऐसा हम बोल सकते हैं. सेकेंड इक्वेशन को देख लेते हैं पहले. Ka2 जो है वो इज वेरी लो. इसका मतलब क्या है, ये जो Y है इन कंपैरिजन टू C अल्फा वो बहुत छोटा है. तो इसका मतलब क्या है, C अल्फा - Y इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू C अल्फा, या फिर C अल्फा + Y इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू C अल्फा. ठीक है. तो अगर हमें टोटल H+ का डिस्कशन करना है
तो टोटल H प्लस को हम C अल्फा प्लस वाई लिख तो सकते हैं, बट बेटर है इसको एज्यूम करना इक्वल टू C अल्फा, क्योंकि Y का कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट और ड्यू टू वेरी लो वैल्यू ऑफ Ka बहुत ज्यादा नहीं, तो हम इसको बहुत इजीली इग्नोर कर सकते हैं। यानी अब जो ये क्वेश्चन है ये सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन पे बेस्ड रह गया, ये वाली जो इक्वेशन दी हुई है, और इस इक्वेशन में दिक्कत जो है वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ये बिना क्वाड्रेटिक सॉल्व किए इक्वेशन आप करेक्ट आंसर ऑब्टेन नहीं कर सकते इसका। तो अगर क्वाड्रेटिक देखें तो क्या क्वाड्रेटिक बनेंगे, इट वुड बी लाइक कि C अल्फा इंटू C अल्फा, C1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू Ka1। एक C से एक कैंसिल हो सकता है, तो अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा विद C इज इक्वल टू Ka1। वैल्यूज प्लग कर सकते हैं C की जगह। क्वेश्चन में कितना दिया गया था, 0.588, so we can put 0.588 here, 0.588 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, और Ka1 की जगह कितना पुट कर पाएंगे हम, 1.7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2। ठीक है, बड़ी सी सिंपल सी सजेशन है कि बिना क्वाड्रेटिक, बिना मतलब यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लेके बिना क्वाड्रेटिक सॉल्व किए अगर हम आंसर एक्सपेक्ट करेंगे, डेफिनेटली इट विल बी अ रॉन्ग आंसर। जो एरर की परसेंटेज आएगी 10% से सर्टेनली ज्यादा आ जाएगी, कोई सेंस नहीं है। 5% से ज्यादा एरर वैसे भी नहीं आनी चाहिए। तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी, थोड़ा सा मुश्किल सा काम है। मैंने अल्फा की वैल्यू पहले से निकाल ली है, अल्फा की वैल्यू आ रही है अराउंड 0.16, इट इज अराउंड 0.16। ये वैल्यू निकालना एग्जाम में पता नहीं कैसा रहेगा, लेकिन हमें अल्फा नहीं चाहिए, हमें तो H प्लस चाहिए था, और H प्लस कितना है, H प्लस है C अल्फा के बराबर, तो आप C से मल्टीप्लाई भी करो साथ के साथ, तो C इज लाइक 0.588 इंटू 0.16। अब ये मल्टीप्लीकेशन भी करनी पड़ जाएगी, ये भी कर लो। चलो एक बार अगर करें तो 588 इंटू 16 अगर करेंगे तो यहाँ पे कितना 48, 4 कैरी, फिर से 48, 5 कैरी और 30, 35, और यहाँ पर 588, 8, 10, 1 यहाँ पर, तो हमारे पास कितना 14 और 1 यहाँ पे विच इज लाइक 9। और हमने कितने डेसिमल प्लेसेस चेंज किए हैं, हमने 3 डेसिमल ये रहे और 2 डेसिमल ये रहे, बेसिकली इट वुड बी 0.0948। अगर आप एग्जाम में ये सॉल्व कर रहे हो तो ये आपके पास H प्लस की वैल्यू आई है। ठीक है, H प्लस की वैल्यू आई है। अब इसको मेहनत करके क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। हर स्टेप पे मेहनत है जबरदस्ती की। तो अगर आप pH एक्सपेक्ट कर रहे हो तो इट इज माइनस लॉग ऑफ H प्लस। ठीक है, और H प्लस को इस तरीके से ना लिख के I'll write माइनस लॉग ऑफ 9.54 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2, बेसिकली 2 माइनस लॉग ऑफ 9.4। लॉग ऑफ 9.4 भी क्या कम अजीब कहानी है। लॉग ऑफ 3 आई थिंक हम फिर भी याद करा देते हैं, इट इज 0.477, 0.477 के आसपास आप यूज कर सकते हो। तो 9 जब है या 9 से हल्की से ज्यादा वैल्यू है, आई थिंक वी कैन अप्रोक्सीमेट इट टू 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ लॉग 3 की जो वैल्यू है, अप्रोक्सीमेटली मैं बोल रहा हूँ, है ना। थोड़ी सी तो एरर रहेगी डेफिनेटली, बट आई थिंक वो इंटीजर हमें रिपोर्ट करना है तो दैट विल बी मैनेज्ड। लॉग 3 की वैल्यू यूज करेंगे, 0.477 है हमारे पास। अच्छा, 0.477 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, लो भाई 477 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 14 यहाँ पे 1 एंड देन वी हैव 15 यहाँ पे 1 और फिर हमारे पास 9, तो 0.954, 0.954। okay, so the answer would be like कि it is 1.046, 1.046 आ रहा है, और नियरेस्ट इंटीजर में रिपोर्ट करना है तो 1 आना चाहिए। तो हमारा आंसर जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। करके देख लिया हमने यहाँ पे, बट एग्जाम में नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन नहीं होते, ऐसे क्वेश्चन छोड़ने के लिए होते हैं। इसकी जगह 2 आसान क्वेश्चन या 2 ऐसे क्वेश्चन जिनमें कैलकुलेशन नहीं है वो करके आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे चलो हम क्वेश्चन ऐसे डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज फाइन, लेकिन एग्जाम में ये बहुत क्लियर होना चाहिए, इस तरीके के क्वेश्चन नहीं करने हैं जबरदस्ती। आगे पढ़ते हैं, क्या कहानी है। कोई एक कॉम्प्लेक्स है टाइटेनियम का TiH2O होल 6 और +3 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, और जो लाइट एब्जॉर्ब की है वो 498 नैनोमीटर वेवलेंथ की।
ठीक है, डीडी ट्रांजिशन के लिए जो लाइट एब्जॉर्ब की गई है उसकी बात हो रही है। स्प्लिटिंग एनर्जी हमसे पूछी गई है, तो अगर स्प्लिटिंग एनर्जी हमसे पूछी गई है तो आइडिया तो क्या है, जो फोटोन एब्जॉर्ब हुआ है उस फोटोन ने बेसिकली क्या किया होगा, उस फोटोन ने ये जो स्प्लिटिंग एनर्जी के बराबर का जो गैप है, अगर हम सोचें तो हमें ये आइडिया होगा कि भाई यहाँ पे अगर हमसे डीडी ट्रांजिशन की बात की जा रही है तो फोटोन ने बेसिकली क्या किया होगा, जो भी दो डी ऑर्बिटल्स के बीच में गैप आया होगा, जो भी उनकी एनर्जी के बीच में गैप है उतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दी होगी। और फोटोन की एनर्जी कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम सीखते हैं, इट इज hc/λ। ठीक है, आप प्रॉपर तरीके से वैल्यूज यूज करना चाहते हो, एच की वैल्यू आपको दी गई है, सी की वैल्यू आपको दी गई है, आप यूज कर सकते हो। बट आई थिंक एक फॉर्मूला बिल्कुल शुरू में ही याद करवाया जाता है कि जो एनर्जी आएगी, जो ई आएगा hc/λ को यूज करके, वो ई इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर आप hc को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1242 और लैम्डा को आप नैनोमीटर में रखो। ये फॉर्मूला बिल्कुल स्टार्टिंग में बता दिया जाता है और एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो अगर हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो हमारे पास जो ई की वैल्यू आएगी 1242 डिवाइडेड बाय 498, 1242 डिवाइडेड बाय 498। तो ये बेसिकली हमें कैलकुलेशन करके देखनी पड़ेगी, कर लेते हैं चलो। 1242 498 से मल्टीप्लाई करना है, इतना तो समझ आ रहा है कि 2 पे ही जाएगा, उससे ज्यादा तो नहीं। 500 में से 2 कम है तो इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इट वुड बी लाइक 996। ये रहेगा, ये रहेगा। चलो आगे चलते हैं। 12 में से 6 गए, 6 रह गए। अच्छा, 13 में से 9 गए, 4 रह गए, और 11 में से ये गए तो 2 रहे। 246 हमारे पास आ गया। एक और 0 लगा सकते हैं। 500 का टेबल कहाँ तक पढ़े? 500 का टेबल 4 तक पढ़ लो। ठीक है, अगेन 4 कम है, यानी कि हमारे पास 2000 में से 8 कम होना चाहिए। इट इज लाइक 1992, ये होगा ना, 1992। अच्छा, और नेट क्या आ जाएगा? 1992 है तो इट इज 8 more 468, ये आना चाहिए शायद। ठीक है, तो 8 हुआ और 5 में से ये हो गया बिल्कुल, और यहाँ पे हमारे पास ये कहानी आ गई 0, और हाँ 13 में से 9 गए 4, बिल्कुल ठीक है। तो बेसिक आइडिया क्या है, आगे चलेंगे 9 तक भी चला जाएगा शायद। 4680 तक जा रहे तो मे बी यहाँ पे 9 आ जाए, बहुत इतनी कैलकुलेशन। तो 2.49 वैल्यू आ रही है अप्रोक्सीमेटली किसमें? ईवी में। बट अब हमें आंसर ईवी में रिपोर्ट नहीं करना है, अगर ध्यान से देखोगे आंसर समथिंग इंटू 10⁻⁻19 जूल में रिपोर्ट करना है। ठीक है भाई, तो जूल ईवी को कन्वर्ट कर दो, इट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, यानी हमें ये वैल्यू रिपोर्ट करनी है। तो 2.4 इंटू 1.6, 2.49 स्पेसिफिकली अगर आप चाहते हो तो, या नियरेस्ट के आसपास ही करना है इंटीजर, इतना तो मेरे को लगता है हम अप्रोक्सीमेशन ले पाएंगे। 2.5 इंटू 1.6 कर देते हैं, तो 2.5 इंटू 1.6 आई थिंक 3.2, और उसमें 0.8 आप ऐड करोगे, दैट इज 2.5 इंटू 1.6, अराउंड 4 आंसर है। अगेन नियरेस्ट इंटीजर है, मेरे को लगता है इतना चलेगा। 2.49 करते, 4 से थोड़ा सा कम आता, बट नियरेस्ट इंटीजर के नाम पे फिर से आप आंसर 4 कर देते हैं। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का आंसर 4। नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड, ये सर्टेनली किया जा सकता है। थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाती है अगर अपने को ये वैल्यू शुरू में याद नहीं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है प्रॉपर, बड़ा सजा के दिए। ये इस बार के पेपर में अच्छे से दिख रहा है। जो बिल्कुल कॉमन नेम है ना, उनको छोड़ के जो उनके सिनोनिम्स है वो बहुत पूछे गए हैं। क्या दिया है? सिस पॉलीआइसोप्रीन, रबर नहीं लिखेंगे ढंग से, है ना। सिस पॉलीआइसोप्रीन, अलग ही कहानी। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, बेकेलाइट बोलते हैं, वो नहीं लिखेंगे। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन ऐसा उठा के देती है। मेलेमाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। तो बेसिकली पूछ कर रहे हैं कि कौन सा पॉलीमर वुड लैमिनेट में यूज होता है। टेबल है, फिर से टेबल याद है, रटी हुई है, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं याद तो ज्यादा लॉजिक तो मेरे को लगता नहीं ऐसे क्वेश्चंस में लग पाता है। तो वुड लैमिनेट्स के लिए यू गो फॉर यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। ठीक है, बेकेलाइट के आई थिंक अलग यूजेस पता है अपने को। थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, इलेक्ट्रिकल स्विचेस वगैरह में यूज हो जाता है। मेलेमाइन फॉर्मेल्डिहाइड अनब्रेकेबल क्रोकरी वगैरह में यूज हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी कहानी
इनके लिए, बट फॉर यूरिया फॉर्माल्डिहाइड रेजिन वी विल गो फॉर वुड लैमिनेट्स, ठीक है। तो अगेन दीज आर द 5 क्वेश्चंस व्हिच वर फ्रॉम सेकेंड शिफ्ट ऑफ 16 मार्च एग्जाम। और इसमें अगर हमें देखेंगे तो 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो प्रॉपर मेमोरी बेस्ड, उनमें आप बहुत ज्यादा, अगर आपको याद नहीं है तो लॉजिक से मुझे नहीं लगता हम आंसर दे सकते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा था जिसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल है विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम सेटिंग। और तो ओवर द 6 पेपर आई थिंक वी विल गेट सम आइडिया कि हमें मेन स्पेसिफिक अगर तैयारी करनी है तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन या जो बिल्कुल टेबल से उठ के क्वेश्चन आ रहे हैं उन पे कितना ध्यान देना चाहिए स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू केमिस्ट्री, क्योंकि हम बहुत ज्यादा प्रिपरेशन के टाइम आई गेस एफर्ट डाल देते हैं न्यूमेरिकल्स, अच्छे न्यूमेरिकल्स, बहुत कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स की तरफ, और जो क्वेश्चन आ रहे हैं अगर उसमें बहुत सिंपल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का पोर्शन ज्यादा है, आई थिंक बाय द एंड ऑफ 6th वीडियो वी शुड गेट अ फेयर आइडिया कि हमें अपनी एफर्ट को किस डायरेक्शन में इंक्लाइन करना है फॉर